हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th हिंदी का बोर्ड का परीक्षा प्रश्न पत्र 2023, यानी कि ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है जो कि साल 2023 में आया था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 से 10 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन है, उनको देखते हैं। यहाँ पर निर्देश लिखा हुआ है, यानी कि कुछ हमको पढ़ना है और उस हिसाब से फिर हमको नीचे काम करना है। दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक नोटिस दी हुई है, एक सूचना दी हुई है। जैसे जो चीज़ हमको सभी लोगों को बतानी होती है तो वो सूचना के फॉर्म में होती है। तो ये जो सूचना है इसको पढ़ कर के उसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं, उसके नीचे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके उत्तर बताने हैं इस सूचना के बेस पर, और सही ऑप्शन को चूज करके लिखना है। तो चलिए पहले इस सूचना को पढ़ लेते हैं एक बार और समझ लेते हैं कि क्या बात की गई है इसमें। उसके बाद उसके बेस पे उस पे क्वेश्चन आंसर्स जो है उसको समझेंगे। तो यहाँ पर ये सूचना लिखी हुई है, हेडिंग दी हुई है सूचना। छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/2025 को आयोजित बाल सभा में निम्नांकित गतिविधियां होंगी। तो चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। अगर लड़के पढ़ रहे हैं तो छात्र, और अगर लड़कियां पढ़ रही हैं तो छात्राओं। तो छात्र और छात्राओं दोनों को सूचित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि दिनांक 21/1/2025, यानी कि यहाँ पे 2000 पूरा इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि जो ईयर चल रहा है वहां पे हम फिल कर देंगे। तो अभी 2025 चल रहा है तो हम वो डेट, तो जिस दिन भी ये बाल सभा आयोजित की जा रही है उस दिन की तारीख को लिखा जाता है यहाँ पर। तो उस दिनांक को जो बाल सभा आयोजित की जा रही है उसमें निम्नांकित, यानी कि जो नीचे अंकित की गई है, नीचे बताई गई हैं गतिविधियां, यानी कि एक्टिविटीज, यानी क्या क्या चीजें होने वाली है उसमें ये बताया गया है। बाल सभा का मतलब होता है कि बच्चों की सभा, एक टाइप से बच्चे बहुत सारे मिलकर के कुछ एक्टिविटीज करेंगे, गेम्स वगैरह खेलेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो चीजें करेंगे। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवाएं। तो यहाँ पे जो नीचे गतिविधियां दी गई है उसमें जिस किसी को भी भाग लेना है वो छात्र या छात्राएं अपना नाम कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर को लिखवाएं। उसके बाद यहाँ पे गतिविधियों के नाम दिए हुए, बाल सभा में क्या क्या गतिविधियां होंगी, क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है। तो सरल कविताएं, यानी कि कोई भी बच्चे सरल सी कविताएं बोल सकते हैं। उसके बाद बाल गीत, यानी कि कोई भी बच्चों को अगर गीत आता है बच्चों से जुड़ा हुआ तो वो। उसके अलावा कहानियाँ, अगर छोटी मोटी कहानियाँ बच्चों को पता है जो अच्छी शिक्षा दे सकती है तो वो भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से इन 3 चीज़ों के लिए, इन 3 गतिविधियों के लिए बाल सभा रखी जा रही है, बच्चों की सभा, यानी कि सारे बच्चे मिलकर के ये गतिविधियाँ करेंगे, ये एक्टिविटीज़ करेंगे। और ये किस दिन होने वाला है? शनिवार के दिन होने वाला है। और किस समय होने वाला है? मध्याह्न भोजन के बाद, यानी कि जो दोपहर का खाना होता है, लंच बोल सकते हैं बेसिकली, उसके बाद होगा। और ये आदेश किसका है, यानी कि ऐसा किसने बोला है कि ये होगा, किसका आदेश है, किसी बड़े इंसान का होगा। तो यहाँ पर लिखा है प्रधान अध्यापक, यानी कि प्रिंसिपल के ऑर्डर्स हैं कि ये गतिविधियाँ आज स्कूल में कराई जाएंगी। तो इस तरीके से ये पूरी सूचना समझ ली हमने। अब हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 में दिया हुआ है बाल सभा हेतु नाम लिखे जाएंगे। तो बच्चों की जो सभा होने वाली है उसके नाम लिखे जाएंगे, किसके द्वारा लिखे जाएंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कक्षा अध्यापक द्वारा, यानी कि क्लास टीचर के द्वारा, यानी कि वो ये काम करने वाले हैं कक्षा अध्यापक के द्वारा, यानी कि कक्षा अध्यापक जो है वो बाल सभा के लिए नाम लिखने वाले हैं। प्रश्न 2 है छात्राएं किस शब्द का बहुवचन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 2 चीजें समझनी होगी कि एक तो एकवचन क्या होता है और दूसरा बहुवचन क्या होता है। यानी कि अगर हम किसी भी एक चीज की बात कर रहे हैं, यानी मैंने बोला पुस्तक, तो वो एक ही पुस्तक है तो वो होता है एक वचन। अगर मैंने बोला पुस्तकें, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें, 2 या 2 से ज्यादा अगर पुस्तक है तो हम उसको पुस्तकें बोलते हैं, जिसको बोला जाता है बहुवचन। एक वचन में जो एक शब्द है वो दिखाता है कि हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और बहुवचन में जो बहु शब्द है वो बहु यानी बहुत सारे को दिखा रहा है, बहुत सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पुस्तकें यानी बहुत सारी पुस्तकें। तो वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि छात्राएं जो है ये किस शब्द का बहुवचन है। तो यहाँ पे जो छात्राएं हैं यहाँ पर ए हट जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा छात्रा। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। प्रश्न 2 में छात्राएं जो है ये छात्रा शब्द का बहुवचन है। छात्रा यानी कि हम एक छात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, और छात्राएं यानी कि बहुत सारी बच्चियों के बारे में, बहुत सारी छात्राओं के बारे में बात कर रहे हैं।
अगला है प्रश्न 3, दी गई सूचना का संबंध किससे है। यानी कि हमारे पास ये जो ऊपर हमने सूचना पढ़े, नोटिस पढ़े, उसका संबंध यानी उसका रिलेशन किससे है, उसमें किसके बारे में बात की गई है। तो उसमें बात की गई है बाल सभा के बारे में कि बच्चों की सभा होने वाली है, सारे बच्चे एकजुट होकर के अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे, तो उसमें बाल सभा के बारे में बात की गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल सभा। प्रश्न 4 है, प्रधानाध्यापक शब्द का सही संधि विच्छेद। तो ये जो प्रधानाध्यापक एक शब्द दिया हुआ है, इसका हमको संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद क्या होता है स्टूडेंट्स की, ये जो वर्ड है इसको हमको 2 पार्ट्स में तोड़ना है, और 2 पार्ट्स में ऐसे तोड़ना है कि बीच में हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पे भी जो वर्ड आएगा और यहाँ पे भी जो वर्ड आएगा, दोनों का कुछ मतलब होना चाहिए। ऐसे ही फालतू कुछ वर्ड नहीं चलेगा, दोनों का कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए, या फिर उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ही वो सही संधि विच्छेद कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आप अभी छोटी क्लास में हैं, संधि विच्छेद को ज़्यादा डीप में मत जाइए। हमको इसको 2 वर्ड्स में तोड़ना है और इस टाइप से तोड़ना है कि इस वर्ड का भी कुछ मतलब निकले और इस वर्ड का भी कुछ मतलब निकले। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है प्रधान प्लस अध्यापक। प्रधान का मतलब होता है कि मेन या इम्पोर्टेंट इंसान को बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेड है, प्रधान है। और अध्यापक का मतलब होता है टीचर। तो ऐसे टीचर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मेन है उस स्कूल के, उसको बोला जाता है प्रधानाध्यापक। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि प्रधान अलग हो गया है और ये जो आ की मात्रा है उसका अ बन गया है, प्रधान और अध्यापक। और अगर ये जुड़ा हुआ था तो इसमें आ की मात्रा लगी हुई थी, आ की मात्रा लगाने से ये अ नहीं लिखना पड़ता है। और अगर हम तोड़ रहे हैं तो आ की मात्रा हट जाएगी और उसके बदले अ लिखेंगे। प्रधान का मतलब मेन और अध्यापक का मतलब टीचर। तो मेन टीचर कौन होते हैं स्कूल के, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जो बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 5, इसमें बोला गया है दी गई सूचना किसके लिए उपयोगी है। यानी कि जो हमारे पास सूचना ऊपर लिखी हुई है वो किसके लिए उपयोगी यानी कि काम की है, यूजफुल है, किसके काम आएगी वो सूचना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, जो कि लिखा हुआ है विद्यार्थियों के लिए। तो ये जो सूचना है ये स्टूडेंट्स के काम आएगी, विद्यार्थियों के काम आएगी, क्योंकि ये बाल सभा की नोटिस है, बाल सभा की सूचना है, इसलिए बच्चों के काम आएगी, विद्यार्थियों के काम आएगी। अगला है प्रश्न 6, इसमें बोला गया है बालक विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने पर भी अंग्रेजी अंकों के ज्ञान का प्रदर्शन कैसे किया। तो जो बालक का मतलब होता है बच्चा, और विद्यासागर जो ये एक लड़के का नाम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जो कि एक बहुत ही महान हस्ती है हमारे देश की। तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने पर भी, यानी कि उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, उस चीज़ का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजी के जो अंक होते हैं यानी जो इंग्लिश के जो नंबर्स होते हैं, जैसे ये 1 2 3 4, इनका ज्ञान न होने पर भी उन्होंने अंग्रेजी अंकों के ज्ञान का प्रदर्शन कैसे किया, यानी कि उसकी नॉलेज को कैसे शो किया, कैसे दिखाया। प्रदर्शन का मतलब होता है दिखाना। तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा के जो अंक हैं उनके ज्ञान का प्रदर्शन कैसे किया, उनके ज्ञान को कैसे दर्शाया या दिखाया। यानी कि वो अंग्रेजी अंक उन्होंने सीखे कहाँ से, उनको पता कैसे चला कि अंग्रेजी के अंक हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मील के पत्थरों से। जो मील के पत्थर थे, जैसे हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि ऐसा पत्थर जैसा बना होता है और वहाँ पर लिखा होता है 42 मील, 63 मील या 100 मील, यानी हम कितना दूर आ गए हैं, तो हम कितने मील चल चुके हैं। मील जो है ये एक डिस्टेंस को नापने के लिए होता है, जैसे किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट है, नहीं, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे ही मील भी एक ऐसी यूनिट है जिससे कि हम दूरी को नाप सकते हैं। तो वो जब एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे जा रहे थे तो उन्होंने मील के पत्थर देखे और उस पर अलग अलग नंबर लिखे हुए थे, तो उन्होंने उस चीज़ से सीखा कि ये अंग्रेजी के अंक होते हैं। अगला है प्रश्न 7, योग्य व्यक्ति उन्नति करते हैं वाक्य में विशेषण शब्द है। योग्य का मतलब जो काबिल होते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। व्यक्ति यानी इंसान या लोग। जो व्यक्ति, जो इंसान योग्य होते हैं, किसी चीज़ के काबिल होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्नति करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं, यानी हमेशा जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो वाक्य है इसमें हमको बताना है कि विशेषण शब्द क्या है। विशेषण यानी कि जो किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है।
तो यहाँ पर योग्य जो है ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों योग्य जो है हमारा आंसर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बताया गया है। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? योग्य। तो वो व्यक्ति उन्नति करता है, तो व्यक्ति यानी इंसान, और उसकी हम विशेषता बता रहे हैं, उसकी खास बात बता रहे हैं, यानी कि योग्य। तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो व्यक्ति जो है वो योग्य होना चाहिए, किसी काबिल होना चाहिए। तो ये उसकी खासियत हो गई कि इंसान कैसा होना चाहिए? काबिल या योग्य होना चाहिए। तो इसलिए विशेषण हो गया। विशेषण यानी कि जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, उसकी खास बात बताई जा रही है, उसको बोलते हैं विशेषण। अगला है प्रश्न 8, ईदगाह मेले से चिमटा खरीदा था। तो ईदगाह मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स की, जब ईद का त्योहार होता है तो मुसलमान लोगों की जहाँ प्रार्थना होने वाली होती है, या उसको नमाज भी बोलते हैं। अगर आप नमाज समझते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको नमाज नहीं पता है तो आप प्रार्थना समझ लीजिए कि उनकी ईद पर उनका खास त्योहार होता है तो उनकी प्रार्थना होती है ईद के दिन, उसको बोलते हैं ईदगाह। तो ईदगाह का जो मेला लगा था, वहाँ पर जो दुकानें लगी थी, वहाँ से चिमटा खरीदा था। चिमटा क्या होता है? तो जैसे हमको रोटी सेकनी होती है आग पे या चूल्हे पे, तो अगर हम हाथ से करते हैं तो हमारे हाथ जल जाते हैं। तो अगर हम उसको चिमटे से करते हैं तो चिमटे पे आग लगती है, हमारे हाथ पे नहीं लगती, हमको हाथ में गर्म नहीं लगता, उसको बोलते हैं चिमटा। तो चिमटा किसने खरीदा था ईदगाह के मेले से? तो ईदगाह के मेले से चिमटा हामिद ने खरीदा था अपनी दादी के लिए, ताकि जब भी वो रोटी बनाए तो उनके हाथ न जले। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हामिद ने। नेक्स्ट है प्रश्न 9, राजा विक्रमादित्य के दरबार की मुख्य विशेषता थी। तो जो राजा विक्रमादित्य थे उनकी जो दरबार थी, पहले के राजा महाराजाओं की दरबार होती थी, जिसमें उनके सारे मंत्रीगण बैठते थे, वो खुद बैठते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे, उनकी समस्याओं का समाधान निकालते थे। एक मीटिंग टाइप से आप समझ सकते हैं। तो राजा विक्रमादित्य का जो दरबार था उसकी मुख्य यानी कि खास या मेन विशेषता यानी कि खासियत, मेन खासियत, इम्पॉर्टेंट खासियत क्या थी? तो जो उनके दरबार की मुख्य विशेषता थी तो वो है हमारा आंसर ऑप्शन बी, जिसमें लिखा हुआ है नवरत्न। नवरत्न का मतलब होता है 9 रत्न। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, नवरत्न। नवरत्न का मतलब होता है 9 रत्न। रत्न जो कि बहुत काम की चीज होते हैं, हीरे टाइप का एक रत्न बोलते हैं, और नव यानी कि 9। तो 9 जो रत्न हैं उनको राजा विक्रमादित्य के दरबार की मुख्य विशेषता बताया गया है। अब स्टूडेंट्स आप ये नवरत्न का मतलब समझिए कि असल में है क्या। तो जो राजा विक्रमादित्य थे उनके दरबार में 9 विद्वान लोग थे, यानी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान लोग थे, जो कि नवरत्न बोले जाते थे, जिनकी गिनती नवरत्नों में होती थी। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन का प्रश्न 10, मध्य प्रदेश का वह पर्वतीय स्थल जहां पांडव गुफाएं स्थित है। तो मध्य प्रदेश जो एक राज्य है और वहाँ का एक पर्वत वाला स्थल यानी कि पर्वत वाली जगह, पर्वत वाला स्थान जहाँ पर जो पांडव गुफाएं हैं वो स्थित हैं, यानी कि वहाँ पर अगर हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हमको पांडव गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो जो पांडव गुफाएं हैं ये एक विजिटिंग प्लेस है लोगों के लिए, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के एक जिले में है, जो कि है पचमढ़ी। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पचमढ़ी। तो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में, जो कि एक पर्वत वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर पांडव गुफाएं स्थित हैं। पांडव गुफाएं जो हैं, आपने सुना होगा कि 5 पांडव थे, अगर आपने महाभारत देखी होगी या उसके बारे में सुना होगा, तो 5 पांडव थे। तो ऐसा माना जाता है कि इस गुफाओं में पांडव लोग जो थे वो आकर के रहे थे। जो 5 पांडव थे जब वो अपने वनवास में थे, यानी वो जंगल का अपना वास काट रहे थे, जंगल में रहने आए थे, इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे, तब इन पांडव गुफाओं में वो रहने के लिए आए थे। लेकिन ये पूरे तरीके से सच नहीं है, क्योंकि ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें, साइंटिफिक रीजन इसका कोई नहीं मिला है, कुछ भी प्रूफ नहीं है कि वहाँ पर पांडव जो है वो आकर के रहे थे। तो बस ये जस्ट एक जगह है जिसका नाम दे दिया गया है पांडव गुफा, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ पर पांडव जो है वो आकर के रहे थे। अगला है हमारा प्रश्न 11, इसमें बोला गया है पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करना चाहता है। पुष्प का मतलब होता है फूल, अर्पित करना यानी समर्पित करना या चढ़ावा करना, चढ़ाना। तो क्वेश्चन का मतलब है कि जो फूल है, पुष्प का मतलब होता है फूल, तो वो अपने आप को कहाँ पर चढ़वाना चाहता है, वो कहाँ चाहता है
कि उसको चढ़ाया जाए। अर्पित करना यानी कि वो क्या चाहता है कि उसको कहाँ पर चढ़ाया जाए, उसकी खुद की इच्छा क्या है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, पुष्प अपने आप को उस रास्ते पर बिखेर देना चाहता है जहाँ से होकर भारत माता के वीर सैनिक मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए जा रहे हों। पुष्प का मतलब होता है फूल, बिखेर देना यानी बिखरा देना, फैला देना। भारत माता से मतलब है कि जो हमारी धरती है, हमारी भारत माँ, हमारी जो ज़मीन है उसको हम भारत माता के समान मानते हैं, मातृभूमि के समान मानते हैं। वीर यानी कि बहुत ही हिम्मत वाले, बहुत ही बहादुर। सैनिक का मतलब होता है सिपाही। मातृभूमि यानी कि जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जहाँ पर आप हमेशा रहे हो, पले बड़े हो, वो आपकी जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि को ही मातृभूमि बोला जाता है, क्योंकि जन्म जो है वो माँ देती है और हम जहाँ पे जन्म लिए हैं वो हमारी मातृभूमि ही हो गई। उस भूमि पर हमने जन्म लिया है तो वो हमारी माँ है, जिस धरती पर हम रह रहे हैं। तो इस टाइप से ये हो जाएगा मातृभूमि। सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ, और बलिदान करने का मतलब होता है त्याग देना, सब कुछ अपना जाने देना, छोड़ देना। तो इस आंसर का मतलब ये होगा कि जो फूल है वो अपने आप को उस रास्ते पर बिखेर देना चाहता है, उस रास्ते पर अपने आप को फैला देना चाहता है जहाँ से होकर के भारत माता के वीर सैनिक, जो भारत माता की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए जीते हैं, अपनी देश के लिए जीते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उस पर अपना सर्वस्व यानी कि सब कुछ बलिदान करने के लिए जा रहे हों, यानी अपना सब कुछ उनको देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए, यानी वो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे देश की रक्षा के लिए वो जा रहे हैं और अपना सब कुछ बलिदान करके जा रहे हैं, छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। तो वो अपना सब कुछ बलिदान करके जा रहे हों, वहाँ पर पुष्प अपने आप को बिखेर देना चाहता है। अगला है प्रश्न 12। इसमें बोला गया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम लिखा गया है। आपको पता ही होगा कि ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया माने जाते थे, जो कि एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। उसके बाद ये हमारे देश के लिए राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। हमारे देश की सेवा के लिए राष्ट्रपति का पद भी इन्होंने संभाला है, राष्ट्रपति की पोस्ट को संभाला है। तो इनके अनुसार यानी इनके हिसाब से सुविकसित का मतलब होता है कि डेवलप किया हुआ, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ, विकास किया हुआ, प्रगति करता हुआ भारत, यानी कि आगे बढ़ता हुआ भारत या विकास करता हुआ भारत, तरक्की करता हुआ भारत, इसका सपना कैसे साकार होगा। यानी कि जो इसका सपना उन्होंने देखा था, यानी कि जो ये सपना है सुविकसित भारत का, वेल डेवलप्ड भारत का, ये साकार कैसे होगा, पूरा कैसे होगा। तो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे उनके हिसाब से हमारे जो देश है उसका विकास होगा, बहुत अच्छे से हमारा देश आगे बढ़ रहा होगा। इस चीज़ का सपना कैसे साकार होगा, यानी कि कैसे पूरा होगा, साकार यानी कि पूरा होगा। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारा आंसर है सुविकास, सुविकास नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सुविकसित होना चाहिए। तो आंसर में बोला गया है, सुविकसित भारत का सपना साकार करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से 3 अपेक्षाएं की हैं। तो हमारा देश बहुत आगे बढ़े, बहुत विकास करे, तरक्की करे, उसके सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उन्होंने बच्चों से, यानी कि आगे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन जिनको बोला जाएगा, जैसे कि आप स्टूडेंट्स, आप अभी जैसे 5th क्लास में हैं, तो आप लोगों से, आप जैसे बच्चों से, आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चों से उन्होंने 3 अपेक्षाएं की हैं, 3 इच्छाएं रखी है। क्या 3 इच्छाएं रखी हैं, चलिए इनको देखते हैं। अपेक्षाएं का मतलब होता है इच्छा रखना या कामना करना, एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं ना, उम्मीद करना। तो उन्होंने क्या अपेक्षाएं की है, चलिए उनको 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है, पढ़ाई को मूल्यों के साथ पढ़ो और उसमें अव्वल बनो। तो यहाँ पर ये जो मूल्यों हैं इसका मतलब है कि नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य क्या होता है, मोरल वैल्यूज़, जैसे कि ईमानदारी, डिसिप्लिन में रहना, सभी की रिस्पेक्ट करना, आदर करना, सभी को इज्जत देना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सच बोलना, सही का साथ देना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आती है। नैतिक मूल्य होते हैं इसका मतलब। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने ये कहा है कि जो पढ़ाई है उसको मूल्यों के साथ पढ़ो, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर लाने हैं इसके लिए पढ़ते जाओ। जो पढ़ रहे हो उसको समझो और सीखो और उससे एक अच्छे इंसान बनो। अच्छे नंबर तो लाओ ही, लेकिन
के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बनो। सिर्फ नंबर ही नहीं लाने हैं और इंसान अपने आप को बुरा या गंदा नहीं बनाना है। अपने अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें लाओ और पढ़ाई भी करो और उसमें अव्वल बनो, यानी कि उसमें सबसे आगे बनो। अव्वल का मतलब होता है सबसे आगे। तो पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से करो और अच्छी चीज़ें भी सीखो, अपने जीवन को भी अच्छा करो, ताकि तुम जब एक बड़े हो के अच्छे इंसान बनो तो कोई ऐसा न बोले कि तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है। संस्कार भी होना ज़रूरी है और पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करना पास होने के लिए ज़रूरी है, पढ़ाई करना एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे मूल्यों के साथ पढ़ोगे तो आप जीवन में सही मायने में यानी सही तरीके से अव्वल बनोगे, फर्स्ट बनोगे, सबसे अच्छे और सबसे आगे रहोगे। इसीलिए अच्छा इंसान बनो और सही सफलता पाओ, अच्छी और सच्ची सफलता पाओ। दूसरा है, अपने आसपास के ऐसे लोगों की पढ़ाई में सहायता करो जो पढ़ लिख नहीं सकते। तो आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, अपने पैसों की कमी की वजह से या फिर पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप अपने आसपास के ऐसे लोगों की मदद करो, सहायता करो पढ़ाई करने में। उसके बाद नेक्स्ट है, घर अथवा पाठशाला में 5 पेड़ लगाओ। अब घर में और पाठशाला में यानी कि अपने स्कूल में 5 पेड़ लगाओ। 5 पेड़ लगाने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि देश हमारा कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर हम अपनी जड़ों से, अपनी नेचुरल चीज़ों से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। हमारे देश में पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे आसपास का वातावरण अच्छा रहे, हमें शुद्ध हवा मिले, साफ स्वच्छ हवा मिले, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा हो। इसीलिए घर में और पाठशाला में 5 पेड़ लगाओ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है प्रश्न 13। इसमें बोला गया है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए, निम्न यानी नीचे और लिखित यानी लिखे हुए। अनेकार्थी का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, यानी कि वो वर्ड एक ही होता है लेकिन उसके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। उसी एक शब्द के 3, 4, 5, 6 कितने भी मीनिंग्स हो सकते हैं। तो हमको यहाँ पे अनेकार्थी शब्दों के 2-2 अर्थ लिखने के लिए बोला गया है, यानी कि 2-2 मीनिंग बताने हर एक शब्द के लिए। एक शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ 2 होते हैं, मीनिंग 2 होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला है काल। काल का मतलब होता है समय या फिर मृत्यु। तो जैसे कि आप इसको कैसे समझ सकते हो, मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है मृत्यु। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि तुम्हारा काल नज़दीक आ रहा है, तो इससे मतलब है कि तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ रही है, तुम मरने वाले हो। तो समय पर भी एक वाक्य बताती हूँ मैं आपको। प्राचीन काल में लोग जंगलों में रहते थे। इसका मतलब क्या होगा? प्राचीन काल यानी कि पुराना काल, पुराने समय में। काल का मतलब यहाँ पर समय है और एक और हमने जो वाक्य देखे उसमें मतलब था इसका मृत्यु। तो पुराने समय में जो लोग थे वो जंगलों में रहते थे। हाँ, पुराने समय में जो लोग हैं वो जंगलों में ही रहा करते थे। तो इस तरीके से काल के 2 मतलब होते हैं। एक काल का मतलब होता है समय और दूसरे का मतलब होता है मृत्यु या मर जाना। उसके बाद अगला है पन्ना। पन्ना जो है इसका मतलब होता है पृष्ठ। पृष्ठ यानी कि पेज, जो कॉपीज़ में पेज वगैरह होते हैं ना, उसको बोलते हैं पन्ना। उसके बाद पन्ना का एक और मतलब होता है कीमती रत्न, यानी कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रत्न, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हीरे टाइप सा आप समझ सकते हैं। तो जैसे हीरा एक कीमती रत्न है, वैसे ही पन्ना भी एक कीमती रत्न है, एक बहुत ही काम का और जो बहुत ही महंगा होता है ऐसा रत्न है। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है उत्तर। उत्तर शब्द है, उसके 2 मतलब बताने हैं। तो उत्तर का एक मतलब तो होता है हल और एक मतलब होता है एक दिशा का नाम। तो उत्तर का मतलब हल है। हल यानी सॉल्यूशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस प्रश्न का उत्तर लिखो, तो यहाँ पर उत्तर का मतलब है हल, कि इस प्रश्न का हल लिखो, यानी आंसर या फिर सॉल्यूशन। अगर हम एक और सेंटेंस देखते हैं, इस तरफ उत्तर दिशा है, तो इस तरफ उत्तर दिशा है से मतलब ये है कि ये एक दिशा का नाम हो गया। आपको 4 दिशाएं पता होगी मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती है। चारों दिशाओं के नाम है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसमें उत्तर आ गया, तो ये एक दिशा का नाम है, एक डायरेक्शन का नाम है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 14। इसमें बोला गया है रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो यहाँ पे रम्मो और कल्लो दो लड़कियों के नाम हैं, तो उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और ज़्यादा तेज कैसे हो गई। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी से बता देती हूँ कि क्या हुआ था। दो लड़कियाँ थी रम्मो और कल्लो, दोनों ने शुरू से पढ़ाई नहीं की थी। दोनों ही अपनी माँ का घर के काम में हाथ बटाती थी और उनकी माँ जो है वो घर घर काम करती थी, तो उसमें भी दोनों लड़कियां अपनी माँ की मदद करती थी और वो शुरू से ही पढ़ाई नहीं की थी। तो उनके घर के पास में एक बाबूजी रहते थे जिनके यहाँ वो काम करती थी। तो जो रम्मो और कल्लो की माँ थी उनसे बाबूजी ने कहा कि तुम इन्हें पढ़ाती क्यों नहीं हो, इन्हें पढ़ाओ। तो पहले वो नहीं मान रही थी, फिर अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी तरीके से उनकी माँ मान जाती है। फिर पहले बाबूजी उनको पढ़ाना शुरू करते हैं, उनको काफ़ी समय तक बाबूजी पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर वो स्कूल में एडमिशन सीधा कक्षा 8वीं में लेती हैं, क्लास 8th में लेती हैं। तो अब ये आंसर आपको समझ आएगा और क्वेश्चन भी कि उनकी ज़्यादा इच्छा तेज कैसे हो गई, कि उन्होंने क्लास 8th पहले पढ़ी तो उसके बाद उनके पढ़ने की इच्छा और ज़्यादा तेज हो गई, यही हम आंसर में देखेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर दोनों बहनों की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। तो हुआ क्या कि उन्होंने 8वीं कक्षा में दाखिला लिया, एडमिशन लिया और 8वीं कक्षा में दोनों उत्तीर्ण हो गई। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हो गई। और दोनों बहनें जो हैं उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और भी ज़्यादा तेज हो गई, क्योंकि उन्होंने पहली क्लास ही 8th पढ़ी और उसमें वो पास हो गई, तो उनको लगा कि हमको और आगे पढ़ना है, हमको और आगे पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कक्षा 9 में प्रवेश ले लिया। अब 8वीं पास हो गए तो उसके बाद उन्होंने कक्षा 9 में एडमिशन लिया। प्रवेश का मतलब एडमिशन। रम्मो को 100 रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी मिल गई। अब क्या होता है, जो बच्चे गरीब होते हैं या फीस नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए स्कूल की साइड से स्कॉलरशिप का सिस्टम होता है, छात्रवृत्ति का सिस्टम होता है कि जिससे उनको स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है और फिर वो उसी से ही अपने स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं। तो रम्मो जो है उसको 100 रुपये महीने, यानी कि हर महीने उसको 100 रुपये जो है उसकी छात्रवृत्ति भी मिल गई। रम्मो और कल्लो ने उसी विद्यालय में पढ़कर अगले वर्ष कक्षा 10 की परीक्षा भी पास कर ली। तो पहले उन्होंने 8वीं कक्षा में एडमिशन लिया, उसमें पास हो गए। फिर कक्षा 9 में एडमिशन लिया। उसके बाद रम्मो और कल्लो ने उसी विद्यालय यानी कि उसी स्कूल में पढ़कर अगले वर्ष कक्षा 10 की परीक्षा भी पास कर ली। अब उन दोनों ने 8वीं भी पढ़ ली, उसके बाद 9वीं भी पढ़ ली और अब 10वीं भी पढ़ ली। तो उन दोनों ने कक्षा 10 की परीक्षा पास कर ली। तो इस तरीके से उन्होंने पहले 8वीं पढ़ी तो उनको और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हुई, इसीलिए उनकी पढ़ने की इच्छा जो है वो तेज हो गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 15। हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा ही, अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस, कि किसी भी चीज़ को बार बार करते रहना। तो हमें हमेशा ही किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस या उस चीज़ को करते ही क्यों रहना चाहिए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारा आंसर है हमें हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करते रहने से व्यक्ति में पूर्णता तथा परिपक्वता आती है और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी योग्य और विद्वान बन जाता है। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस या किसी काम को करने की कोशिश लगातार करते रहना, उसको बोलते हैं अभ्यास। व्यक्ति का मतलब होता है कोई भी इंसान या कोई भी मनुष्य। पूर्णता का मतलब होता है कि पूरी तरीके से कंप्लीट, जिसको हम बोलेंगे परफेक्ट या परफेक्शन। कोई चीज़ किसी इंसान को बहुत अच्छे से आती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है, उससे ज़्यादा अच्छे से किसी और को आती ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये तो इस काम में परफेक्ट है, ये तो रंगोली बनाने में भाई परफेक्ट है, ऐसा। तो उसको हम बोलते हैं पूर्णता यानी कि परफेक्शन। परिपक्वता का मतलब ये होता है कि टाइम के साथ साथ एक इंसान जो है वो ग्रो करता है, समझदार होता है और एक बैलेंस्ड उसका माइंडसेट होता है कि वो अपने दिमाग में कोई भी चीज़ सही से अच्छे से सोच सके कि क्या सही है क्या गलत है। मूर्ख से मूर्ख का मतलब है बेवकूफ़, यानी ऐसा इंसान जिसके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। योग्य का मतलब होता है काबिल, किसी काम को करने योग्य, किसी काम को करने लायक। विद्वान का मतलब होता है बहुत ही होशियार और बुद्धिमान, जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। तो हमें हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए, हमें हमेशा प्रैक्टिस इसलिए करते रहनी चाहिए क्योंकि अभ्यास करते रहने से, कोशिश करते रहने से या प्रैक्टिस करते रहने से जो व्यक्ति है, इंसान है, उसमें पूर्णता और परिपक्वता आती है। पूर्णता यानी परफेक्शन आता है और परिपक्वता यानी कि चीज़ों को
समझने की, चीज़ों को करने की एक नॉलेज मिलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंसान मैच्योर होता है। और मूर्ख से मूर्ख जो व्यक्ति है, बेवकूफ़ इंसान है बहुत ही ज़्यादा, जिसके पास दिमाग नहीं है, वो इंसान भी योग्य यानी कि काबिल और विद्वान यानी कि इंटेलिजेंट या बुद्धिमान बन जाता है अगर वो किसी काम को करते रहने की कोशिश करता है, उस काम को करते रहने का अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो इंसान योग्य और विद्वान बन जाता है। अगला है हमारा प्रश्न 16, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए। वाक्य यानी कि सेंटेंस, शुद्ध यानी कि सही करना है। तो हमारे पास जो नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं उनको हमको शुद्ध करना है, सही करना है। वो गलत तरीके से लिखे हुए हैं, गलत लिखे हुए हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है ए, नया जीवन हवा देती है। तो अब ये कुछ सही सा नहीं लग रहा, इसके शब्द जो हैं वो कुछ आगे पीछे दिए हैं, तो चलिए हम इसको सही करते हैं। पहले आएगा हवा नया जीवन देती है, यानी कि एक इंसान जो होता है उसको हवा क्या करती है, नया जीवन देती है, एक नई लाइफ देती है, पॉजिटिविटी देती है। अगला है बी वाला, धरती पर होती है खेती। तो स्टूडेंट्स आपने कभी ऐसा किसी को बोलते हुए नहीं सुने होंगे कि धरती पर होती है खेती। जनरली किसी भी वाक्य में है सबसे लास्ट में आता है। धरती पर होती है खेती, तो ऐसा नहीं होगा, धरती पर खेती होती है। धरती पर क्या होती है, खेती होती है। धरती पर ही खेती किसानी होती है, उस पर ही सब चीज़ें बोई जाती है, उससे ही फिर फसल बनती है। तो इस तरीके से जो खेती किसानी है वो कहाँ पर होती है, धरती पर होती है, ज़मीन पर होती है। उसके बाद अगला है सी वाला, जिसमें बोला गया है देश को हमें कुछ सीखना चाहिए देना। तो ये भी बहुत अजीब सा लग रहा है, देश को हमें कुछ सीखना चाहिए देना। तो जनरली यहाँ पे भी चाहिए जो ये लास्ट में आएगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा देश को हमें कुछ देना सीखना चाहिए। यानी कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, जिस देश के हम रहने वाले हैं, उस देश को हमें कुछ देना सीखना चाहिए। यानी कि हमको हमारे देश के लिए कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए। तो हमें हमारे देश को कुछ तो देना सीखना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि देश हमारे लिए बहुत कुछ करता है, इसीलिए हमको भी देश के लिए कुछ तो करना चाहिए। अगला है प्रश्न 17, जिसमें बोला गया है किस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है। तो ऐसी कौन सी घटना हुई थी, ऐसा कौन सा इंसिडेंस हुआ था, ऐसा कौन सा किस्सा हुआ था जिससे कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनकी ईमानदारी के गुण का पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारा आंसर है एक बार चंद्रशेखर के पास केवल एक आना था। तो क्या हुआ था कि एक बार जो चंद्रशेखर जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक आना था। पहले के ज़माने में ये आना चलता था, जैसे आजकल 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, हम ये सब सुनते हैं। तो पहले आना चलता था, जैसे रुपया है ना, वैसे ही आना चलता था पहले। तो एक आना था उनके पास, वह एक आने के भुने चने ले आए और खाने लगे। तो क्या हुआ था कि वो एक आना जो उनके पास था उसके वो भुने हुए चने लेकर आए, जो भून करके चने वाले जो बेचते हैं वो वाले चने लेकर के आ गए और उनको खाने लगे। खाते खाते चनों में उन्हें एक कन्नी दिखाई दी। पहले तो उन्हें थोड़ा लालच आया, परंतु बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये कन्नी तो चने वाले की मेहनत की कमाई है, इसलिए वह उसे वापस दे आए। तो क्या हुआ कि जब वो चने खा रहे थे, तो जिस पेपर में या जिस भी चीज़ में रख के वो चने खा रहे थे, उसमें चने खाते खाते उनको एक कन्नी दिखाई दी। जैसे एक आना मैंने बताया पहले चलता था, वैसे ही पहले एक कन्नी भी चलती थी। तो उनको एक कन्नी दिखाई दी। तो पहले तो उनको देख कर के ये लगा कि वाह भाई मेरे तो पैसे मिल गए। उनके मन में लालच आया कि वाह भाई ये तो पैसे मेरे हो गए। तो पहले तो उन्हें थोड़ा लालच आया, उनके मन में ऐसा हुआ कि ये तो पैसे अब मेरे हो गए, मस्त, मुझे तो मज़ा आएगा। परंतु यानी कि लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ, यानी कि बाद में उनको ऐसा लगा कि ये जो एक कन्नी है ये तो चने वाले की मेहनत की कमाई है। जो चने वाला है उसने दिन रात मेहनत करके चने बेच बेच करके ये कमाई है, इसलिए उन्होंने उस चने वाले को वो एक कन्नी वापस दे दी। चंद्रशेखर के इस गुण से हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी पर बने रहने की प्रेरणा मिलती है। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे उनके इस गुण से, उनकी इस अच्छाई से हमको विपरीत परिस्थितियों, यानी कि अगर हमारे खिलाफ भी परिस्थितियां चल रही, यानी हमारी सिचुएशन, हमारी कंडीशन अगर उतनी अच्छी नहीं है, विपरीत का मतलब होता है उल्टा या अपोजिट। जैसे कि
हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, हमारी सिचुएशन बहुत बेकार है, तो उससे हम समझेंगे विपरीत परिस्थितियों यानी कि बुरी हालात, बुरे कंडीशन के चलते भी उन्होंने अपनी ईमानदारी पर बने रहने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि जो चंद्रशेखर थे, अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेस बता देती हूँ कि क्या हुआ था। जो चंद्रशेखर जी थे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, उनको कभी खाने को मिलता था, कभी खाने को नहीं मिलता था, वो बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन काट रहे थे। तो उनकी जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ज़्यादा विपरीत थी, बहुत ही ज़्यादा उनके अपोजिट थी, खिलाफ चल रही थी, उनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। पहले उनके मन में भले ही लालच आया था, लेकिन उन्होंने बाद में उस चने वाले को उनकी कन्नी वापस देकर आए। तो इस तरीके से ही हमको समझ आता है कि वो अपनी ईमानदारी पर बने रहे, और हमको भी उनके इस किस्से को सुनकर के हमेशा ही ईमानदार बने रहने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा यानी कि हमको उनसे सीख मिलती है कि हमको भी, चाहे हमारी सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी ही बुरी हो, हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी हमको हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। अगला है प्रश्न 18। चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं उनके दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? तो जैसे हमारे पास कोई एक शब्द दिया है, उसी के लिए हमको और दो शब्द बताने हैं। जैसे कि पानी है, पीने का जो पानी होता है उसको हम जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, वारी भी बोलते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। या फिर इसको आप और कैसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आप हो या किसी के भी घर में कोई बच्चा है तो उसी बच्चे को बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई बिट्टू बोलता है, कोई बिट्टी बोलता है, कोई बिटिया बोलता है। तो इस टाइप से अलग अलग नाम से बुला रहे हैं, पर वो बुला एक ही इंसान को रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे पहला शब्द दिया है अंबर। अंबर का मतलब ही आकाश होता है और अंबर का मतलब ही गगन भी होता है। यानी तीनों ही शब्द से में अंबर, आकाश, गगन, इन तीनों का ही मतलब होता है आसमान। जो हमें ऊपर खुला आसमान दिखाई देता है उसको अंबर भी बोला जाता है, उसी को आकाश भी बोला जाता है और उसी को गगन भी बोला जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट सूरज। जो हमारे सूर्य देव हैं, जो सुबह सुबह आ जाते हैं, सूर्य देव, उनको सूरज भी बोला जाता है, दिनकर भी बोला जाता है और रवि भी बोला जाता है। तो सूरज का मतलब भी सूर्य देव होता है और दिनकर और रवि का मतलब भी सूर्य देव या सूर्य भगवान ही होता है। उसके बाद आखिरी है, मैंने एक जो आपको एग्जाम्पल बताया था पानी का, वो यहाँ पर दिया ही हुआ है। पानी जो है उसको जल भी बोला जाता है और नीर भी बोला जाता है। तो पानी का पर्यायवाची जल और नीर दोनों होता है। अगला है प्रश्न 19। सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? तो हमसे इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारे देश की सेना है, भारतीय सेना, आर्मी बोलते हैं जिसको, तो वो किस प्रकार से, किस तरीके से जो हमारा देश है उसकी सेवा करती है, उसके लिए हमेशा लगी रहती है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। देश के अंदर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा इत्यादि के समय सेना के जवान जनता की भरपूर सहायता करते हैं। तो जो सेना के वीर सिपाही हैं, जो बहादुर सिपाही हैं, वो हरदम यानी कि हमेशा ही चौकस यानी कि चौकन्ना रहकर, सतर्क रहकर, चारों तरफ उनका ध्यान रहता है, हमेशा ही सावधान रहते हैं। तो सावधान रहकर के वो देश की जो हमारी सीमाएं हैं, जो बॉर्डर्स हैं, जहाँ से कोई भी देश हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, हमारे ऊपर हमला कर सकता है, उन देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। सीमाओं यानी कि बॉर्डर्स, जहाँ पे हमारे भारत की जो बॉर्डर है यानी जो हमारी बाउंड्री है वो ख़त्म होती है और फिर दूसरा देश लगता है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान से आप समझ सकते हैं हमारा बॉर्डर है। तो इस तरीके से जो देश की सीमाएं हैं वहाँ की रक्षा करते हैं जो हमारे वीर सिपाही हैं, बहादुर सिपाही हैं। इसके अलावा देश के अंदर जितनी भी आने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं, अब यहाँ पे समझिए स्टूडेंट्स की प्राकृतिक आपदाओं से क्या मतलब है। प्राकृतिक आपदाएं जो है ये ऐसी मुसीबतें होती है जो कि इंसान की वजह से नहीं आती है, ये प्रकृति की तरफ से हमारे लिए एक मुसीबत होती है जिसमें कि इंसान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये बहुत ही नेचुरल होती है। जैसे नॉर्मल चीज़ें हम बोलते हैं कि नेचुरल है, होता है, तो ये भी ऐसी ही चीज़ें हैं कि जो इंसान के वश में नहीं है, भगवान के ऊपर है, जिससे कि लोगों की जो संपत्ति होती है, लोगों के जो सामान होते हैं, चीज़ें होती है,
और जो हमारा पर्यावरण होता है यानी कि हमारे आसपास का वातावरण या इन्वायरमेंट, उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये जो चीज़ें होती है ये इंसान के कंट्रोल में नहीं होती है और इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का कारण बनती हैं। क्योंकि क्या है कि अगर कुछ भी ऐसा अजीब सा होता है, फॉर एग्जाम्पल बाढ़ आ गई, वैसे भी हम आगे देख ही रहे हैं, जैसे बाढ़ आ गई तो पानी भर जाएगा पूरा घरों में, घरों के अंदर पानी भर जाएगा, घर बह जाएंगे, लोग बह जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा इत्यादि इत्यादि, यानी कि और भी इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। बाढ़ यानी क्या होता है कि पानी भर जाता है लोगों के घरों में, या जो एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर, जैसे अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या कोई नदी का पानी बह बह करके या बहुत ज़्यादा ऊपर उठ करके शहर की तरफ आ जाता है, या फिर अगर कहीं का बांध टूट जाता है, बांध में पानी को रोका जाता है, तो अगर बांध टूट गया तो पूरा पानी जो वहाँ रुका हुआ है वो शहर की तरफ आ जाएगा, जिससे कि बाढ़ आती है। उसके अलावा तूफान यानी कि समुद्री इलाकों में, समुद्र में कुछ हलचल होती है तो उस वजह से बहुत तेज तूफान उमड़ता है, बहुत तेज तूफान आता है, जिससे कि बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और उससे भी इंसान को नुकसान हो सकता है। तेज हवा तूफान चलेगा तो उससे भी सामानों की हानि, कुछ चीज़ों की हानि, नुकसान पहुंच सकता है। उसके अलावा भूकंप का मतलब होता है जैसे धरती जो है वो हिलने लगती है और जो बिल्डिंगें होती है या ऊंची ऊंची इमारतें होती है वो सारी जो है वो गिरने लगती है, टूट जाती है, बिल्डिंगें बेसिकली टूटने लगती है। उसके अलावा है सूखा। सूखा यानी कि पानी की कमी, की आसपास में पानी है ही नहीं, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और इंसान पानी के लिए तड़प रहा है, उसको बोलते हैं सूखा। तो इस तरीके से और भी ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं होती है। तो जब ये प्राकृतिक आपदाएं इंसान पर आती है, हमारे देश की जनता के ऊपर आती है, तो उस समय पर जो सेना के जवान होते हैं, हमारी आर्मी के जो सैनिक होते हैं, जवान होते हैं, वो जनता की यानी कि लोगों की भरपूर सहायता करते हैं, यानी कि पूरे तरीके से बहुत ही अच्छे से मदद करते हैं उनकी और उनको सहारा देते हैं उस समय में, और उनके बुरे समय में उनका साथ बनते हैं, उनकी मदद करते हैं। अगला है प्रश्न 20 स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास एक संस्कृत का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको वन बाय वन इसके वर्ड्स को समझते हैं। प्रश्ना नाम एक वाक्येन उत्तराणि लिखत, यानी कि प्रश्ना नाम का मतलब है प्रश्नों का, एक यानी कि वन, एक, वाक्येन यानी कि वाक्य में, एक लाइन में, उत्तराणि यानी कि उत्तर, लिखत यानी कि लिखिए। तो प्रश्नों का हमको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पर हमारे पास 3 प्रश्न दिए हुए हैं A, B, C। तो चलिए इनको वन बाय वन देखते हैं। स्टूडेंट्स आप इसको बिल्कुल भी हार्ड मत समझिएगा, क्योंकि अगर आपको इनके वर्ड्स का मीनिंग पता होगा तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ये भी हिंदी जैसे ही होता है, बस इसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। तो इसका A क्वेश्चन है, कह श्याम वर्णः। कह का मतलब होता है कौन। ये जो 2 डॉट्स है ना स्टूडेंट्स, इसको ह के रूप में पढ़ते हैं और इसको संस्कृत में बोलते हैं कि ये विसर्ग है। अगर किसी भी शब्द के आगे ये लगा हुआ है, इसका मतलब कि हम उसको क नहीं कह पढ़ेंगे। कह श्याम वर्णः। श्याम वर्ण का मतलब होता है सांवला है। श्याम यानी कि सांवला और वर्ण यानी कि रंग, तो सांवले रंग का है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन जो है वो सांवले रंग का है या जिसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा काकह। काकह का मतलब होता है कौआ। जो कौआ होता है काले कलर का होता है, तो इसलिए हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि कौन जो है वो सांवला है या सांवले रंग का है, काले कलर का है। अगला है बी वाला, कह श्वेत वर्णः। कह यानी कौन, श्वेत यानी कि सफ़ेद और वर्णः यानी कि कलर। कौन जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। श्वेत का मतलब सफ़ेद और वर्ण का मतलब रंग या कलर। तो कौन सफ़ेद रंग का होता है, हमारा उत्तर हो जाएगा हंसः। जो हंस होता है ये सफ़ेद रंग का होता है। जैसे कौआ काले रंग का होता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो हंस होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। ये काकह यानी कि कौआ जो है ये काले कलर का होता है और आसमान में उड़ता है, एक पक्षी है। और ये जो हंस है ये सफ़ेद रंग का जल पक्षी होता है, यानी कि पानी में आपको देखने को मिलता है हंस। उसके बाद लास्ट है सप्ताहे कति वासराः। सप्ताह यानी कि सप्ताह में, हफ्ते में, जो एक हफ्ता होता है 1 वीक, उसको बोला गया है सप्ताहे। कति यानी कितने, वासरा यानी कि वार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब है
कि सप्ताह में या हफ्ते में कितने दिन होते हैं, कितने वार होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो वैसे ही संस्कृत में वार को वासरः बोलते हैं। तो कितने वासर होते हैं, कितने वार होते हैं, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। उत्तर है सप्ताहे सप्तवासरा। सप्ताह यानी कि सप्ताह में, एक हफ्ते में, सप्त यानी कि 7 और वासरा यानी कि वासर होते हैं या फिर वार होते हैं या फिर दिन होते हैं। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आप सभी को पता ही होगा, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, और अब संस्कृत में भी हम देख रहे हैं कि सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो, सप्ताह में दिन तो 7 ही रहते हैं। अगला है प्रश्न 21। इसमें बोला गया है शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार लिखिए। तो जो महाराज छत्रपति शिवाजी थे, उनके संपूर्ण यानी कि पूरे जीवन के चरित्र के बारे में, उनकी जो लाइफ थी, उनका कैरेक्टर कैसा था, वो इंसान कैसे थे, उनको क्या पसंद था, क्या नापसंद था, उनमें क्या खासियतें थी, ये सारी चीज़ें हमको बतानी हैं। तो उसके बारे में हमको अपने विचार लिखने कि हम क्या सोचते हैं उनके बारे में, हमको उनके बारे में क्या पता है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई से बहुत प्रेम करते थे, उनका सम्मान करते थे। तो जो छत्रपति शिवाजी थे, वो अपनी माँ जिनका नाम था जीजाबाई, उनसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे। हर बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, वैसे ही वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनका सम्मान भी बहुत करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे। उन्होंने उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया। तो जो छत्रपति शिवाजी थे, उन्होंने उनकी शिक्षाओं यानी कि जो उनकी माता ने उनको शिक्षा दी थी, जो जो चीज़ें उनको सिखाई थी, जो जो चीज़ों के बारे में उनको बताया था, समझाया था, उन सारी शिक्षाओं को, उन सारी सीख को उन्होंने आत्मसात किया, यानी कि पूरे तरीके से उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारा। जो जो अच्छी बातें उन्होंने शिवाजी को सिखाई थी, वो उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात करी। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी माता ने बोला तो उन्होंने बस सुन लिया और हाँ छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उनकी माता ने उनको जैसा बोला उन्होंने वैसा किया, उस बातों पे अमल किया और अपने जीवन में उन चीज़ों को अपनाया। उसी को ही बोला जाता है आत्मसात करना। किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना और उसके अपने जीवन में उतारना या अपने जीवन में अपनाना। इसके अलावा शिवाजी अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। तो शिवाजी जो है ये देशभक्त थे, ये अपने देश से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके अंदर बहादुरी के गुण थे। तो वो एक मराठा थे और उनके अंदर बहुत ही बहादुरी के गुण थे, बहुत बहादुर थे वो, बहुत हिम्मत थी उनमें। वह दयावान, न्यायप्रिय एवं चरित्रवान वीर महापुरुष थे। वो एक बहुत ही ज़्यादा दयावान इंसान थे, सभी पे दया करते थे, दयालु इंसान थे। न्यायप्रिय से मतलब है कि हमेशा इंसाफ करते थे, सही का साथ देते थे, यानी कि जो होना चाहिए वो करते थे। चरित्रवान से मतलब है कि उनका चरित्र बहुत अच्छा था, उनका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। हमारे देश के बहुत बड़े राजाओं में से एक थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया। इसीलिए आज हम उनको किताबों में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं और वो कैसे इंसान थे, उन सब चीज़ों को हम जान कर के अपने जीवन में अपनाएं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो वो एक बहुत ही वीर महापुरुष थे। वीर यानी बहुत ही बहादुर, बहुत हिम्मत वाले। महापुरुष से मतलब है महान पुरुष, बहुत ही महान इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई वीरतापूर्ण कार्य किए, यानी कि वो जितना भी जीवन जिए, उनके जीवन का जो काल था, जीवन का जो समय था, जिंदा रहने का, जीवन जीने का जो समय था, उन्होंने बहुत सारे वीरतापूर्ण कार्य किए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वीरों वाले काम किए, बहादुरी वाले काम किए और अपने देश को बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कराया। तो इस तरीके से जो शिवाजी थे वो बहुत ही महान इंसान थे, वीर थे, दयावान, न्यायप्रिय, चरित्रवान और एक बहुत ही अच्छे देशभक्त थे। अगला है प्रश्न नंबर 22, जिसमें बोला गया है रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है। तो एक टीला है। टीला क्या होता है? ये ज़मीन से उठी हुई थोड़ी सी एरिया होता है, जैसे कि ज़मीन नॉर्मल प्लेन होती है तो उससे थोड़ा उठा हुआ, ऊंचाई पे बना हुआ जो जगह होती है उसको बोलते हैं टीला। तो ये जो रानी टीला है ये क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है या क्यों जाना जाता है? आप इस टीला शब्द से ये भी समझ सकते हैं कि जैसे छोटी पहाड़ी, पहाड़ जो है ये थोड़ा सा उठा हुआ एरिया होता है, ज़मीन प्लेन होती है, पहाड़ उठा हुआ एरिया होता है, तो ये टीला एक छोटी पहाड़ी के समान आप समझ लीजिए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये आंसर समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या हुआ था। जो रानी अवंतीबाई थी वो देवहारगढ़ की पहाड़ी पर जाकर के वो बचने की कोशिश कर रही थी अंग्रेजों से। लेकिन अंग्रेजों को किसी तरीके से पता चल गया कि वो देवहारगढ़ की पहाड़ी पर ही हैं और वो लोग वहाँ पर भी पहुँच गए उनकी जान लेने के लिए, उन पे हमला करने के लिए। इसीलिए अब हम समझते हैं कि रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है। जब रानी अवंतीबाई ने कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, तब देवहारगढ़ की पहाड़ी पर ही रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। यानी कि क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे वो देवहारगढ़ की पहाड़ी पर पहुंच गए थे और रानी अवंतीबाई की जान लेना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे। और इस अटैक में, इस लड़ाई में उनको पैर में एक गोली लग भी गई थी। तो अब रानी अवंतीबाई को लगा कि अब तो मैं इनसे नहीं बच पाऊंगी किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार थे, अंग्रेज़ों के पास तोपें वगैरह थी और बहुत बड़ी बड़ी ऐसे हथियार थे। तो अंग्रेजों से वो कितने टाइम तक बच पाती, इसलिए उनको लगा कि अब मैं मरने ही वाली हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, कटार घोंप ली। कटार क्या होता है, एक नुकीले चाकू जैसी चीज़ होती है जिससे कि किसी की जान ली जा सकती है। बहुत ही नुकीला सा ऑब्जेक्ट होता है, नुकीली चीज़ होती है जिसको हम खंजर भी बोल सकते हैं या फिर छोटा चाकू बोल सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ जिससे हम काट सकते हैं, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो कटार घोंप कर, यानी उन्होंने अपने अंदर डाल दी थी, घोंप ली थी अंदर। तो जब रानी अवंतीबाई ने कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जीवन लीला यानी कि अपनी जो जीवन की कहानी है, लीला यानी कि कहानी या फिर जो हमारा जीवन का खेल है, जैसे हम इस दुनिया में आए हैं, हर कोई आया है तो हर कोई मर ही जाएगा, उसकी इस दुनिया में अलग एक कहानी है। तो उनकी जो जीवन की लीला थी, जीवन की कहानी थी, उसको उन्होंने समाप्त कर लिया, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो मर गई, उन्होंने अपनी जान दे दी। वो ये नहीं चाहती थी कि अंग्रेज़ उनको मारे, उनके सामने हार करके मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली, क्योंकि वो उन पर हमला करने ही वाले थे, इस तैयारी में ही थे कि उनको घेरना शुरू कर देंगे। तब देवहारगढ़ की पहाड़ी पर ही जो रानी अवंतीबाई है उनकी चिता को अग्नि दी गई, यानी कि आग लगाई गई। तो चिता क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब भी कोई मर जाता है तो उनका जो मरा हुआ शरीर होता है उनको जलाने के लिए एक लकड़ियों से कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है, थोड़ा हाइट का, जिसमें लकड़ियाँ होती है, फिर उस शरीर को रखते हैं इस टाइप से करके, उसमें कुछ आग लगाते हैं तो लकड़ियाँ जो आग पकड़ लेती है, जिससे कि उनके शरीर को भी आग लग जाती है, उसको बोला जाता है चिता। तो उनकी चिता को अग्नि दी गई। उसके बाद उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। तो उनके जो साथी थे, उनके जो साथ में लोग थे, उन्होंने पत्थरों का एक स्मारक बनाया। पत्थरों का स्मारक क्या होता है कि पत्थरों से किसी की याद में कोई चीज़ बनाई गई। स्मारक यानी क्या होता है, जो किसी की याद में बनाया जाता है, किसी महान इंसान या किसी देश के शहीद के बारे में। तो जो रानी अवंतीबाई थी ये भी एक तरीके से हमारे देश के लिए शहीद ही हुई, क्योंकि उनका जो जीवन है वो अंग्रेज़ों की वजह से ख़त्म हुआ, इसीलिए ये पत्थरों का एक स्मारक उन्होंने बनाया। तो स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा सा गेट बना हुआ है जिसको इंडिया गेट बोला जाता है। अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा दिल्ली में। तो ये जो इंडिया गेट है क्या है, ये पत्थरों से बना हुआ एक स्मारक है, यानी कि ये किसी की याद में बनाया गया है और पत्थरों से बनाया गया है, इसलिए इसको पत्थरों का स्मारक बोला जाता है। तो ये क्यों बनाया गया था कि जो हमारे देश के लिए जवान शहीद हुए, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, हमारे देश के लिए मर गए, उन शहीदों की याद में बनाया। शहीद कौन होते हैं, जो देश के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, उनको शहीद बोला जाता है। तो शहीद जो सैनिक हैं या शहीद जवान हैं जो कि देश के लिए मर गए, तो उनकी याद में ये इंडिया गेट बनाया गया था। तो उसी तरीके से रानी अवंतीबाई की याद में भी एक पत्थरों का स्मारक बनाया गया, वहाँ पर उनके साथियों के द्वारा, उनके साथियों ने बनाया और उन्होंने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई इंसान मर जाता है तो उनको सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए लोग जो है वो मौन रखते हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम उनको सम्मान देने के लिए, हम ऐसा चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, तो हम 2 मिनट का मौन रखते हैं या 5 मिनट का मौन रखते हैं। मौन रहना यानी कि चुप रहते हैं, 5 मिनट शांति रखते हैं, उनको सम्मान देने के लिए फूल चढ़ाते हैं, या फिर उनके बारे में जो जो अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं किसी इंसान के मरने पर, उसको ही श्रद्धांजलि बोला जाता है। यही स्थान रानी टीला के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसीलिए ये जो जगह है, ये जो स्थान है, रानी टीला के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया।
क्योंकि वहां पर रानी जो है मर गई थी और ये एक पहाड़ी का इलाका था, इसलिए इसको टीला नाम दिया गया क्योंकि ये जमीन से ऊंचाई पर था। तो रानी अवंतीबाई के मरने पर इस जगह को नाम दिया गया रानी टीला। अगला है प्रश्न 23। इसमें बोला गया है कौन सी घटना डॉक्टर अंबेडकर के पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है, यानी कि ऐसी कौन सी घटना हुई थी, ऐसा कौन सा किस्सा हुआ था जो कि डॉक्टर अंबेडकर के पशु प्रेम यानी कि जानवरों को लेकर के प्रेम या जानवरों से प्यार को लेकर के प्रदर्शित करती है यानी कि दिखाती है। तो ऐसा कौन सा किस्सा हुआ था, ऐसी कौन सी घटना हुई थी जो अंबेडकर जी के जानवरों के लिए उनके प्रेम को दिखाती है, प्रदर्शित करना यानी कि दिखाना। तो ऐसी कौन सी घटना थी, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया, काफ़ी इलाज के बाद भी उसे बचाया न जा सका। उसके मरने की खबर सुनकर वह ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को दर्शाती है। तो क्या हुआ था कि एक बार उनका कुत्ता जो है बीमार हो गया था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसका बहुत ज़्यादा इलाज करने के बाद भी, काफ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा इलाज करने के बाद भी उसे बचाया न जा सका, यानी कि वह मर गया। तो उसके जो मरने की खबर है उसको सुनकर के वो इस तरीके से रोने लगे जैसे कि कोई इंसान अपने परिवार के सदस्य के मरने पर रोने लगता है। स्वजन का मतलब क्या होता है, स्व यानी अपने और जन यानी लोग। तो अपने लोग कौन होते हैं, अपने परिवार के, हमारे रिश्तेदार, हमारे नज़दीकी, हमारे संबंधी, ये सारे जो है हमारे स्वजन होते हैं। तो जो अंबेडकर जी थे वो ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने परिवार के सदस्य, परिवार के जो इंसान है, फैमिली मेंबर है, उसके मरने पर कोई जैसे रोने लगता है वो उस तरीके से रोने लगे। तो इस घटना से हमको पता चलता है कि वो कितना अपने पशु से प्यार करते थे। यहाँ जानवरों से आमतौर पर भी कोई इंसान अगर अपने जानवर से प्यार करता है तो वो दूसरे जानवरों को भी प्यार कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो अपने जानवर से ही प्यार करता है, पर वो उनका करीबी था, वो उनके साथ रहता था, इसीलिए उनको उसके लिए सुनकर के बहुत ज़्यादा रोना आ गया। अगला प्रश्न है 24। आपके जीवन में घटी किसी रोचक या विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपनी सहेली या अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आपकी लाइफ में घटी है यानी आपके साथ जो हुआ है तो उसके बारे में कोई इंटरेस्टिंग या कोई खास घटना जो है, कोई खास किस्सा आपके साथ हुआ है तो उससे जुड़ी हुई बात हमको बतानी है। संबंध यानी कि जुड़ी हुई, उससे रिलेटेड बात के बारे में बताते हुए अपनी सहेली, अगर आप लड़की हैं तो सहेली और अगर आप लड़के हैं तो अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो किसी खास बात के बारे में बताते हुए, किसी खास चीज़ के बारे में बताते हुए जो कि आपके साथ हो चुकी है उसके बारे में बताते हुए आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे जो राइट साइड में ऊपर की तरफ दिया हुआ है, यहाँ पर एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होता है, जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस होता है। तो जिसने भी ये पत्र लिखा है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने पत्र लिखा है तो ये मेरा एड्रेस है। तो यहाँ पे आप अपना खुद का एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस में लिखा है 24 विकास खंड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, 20 अक्टूबर और 2000 यहाँ पे आएगा 25। जैसे जो भी ईयर चल रहा होता है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। 20 अक्टूबर 2000 अगर 26 होगा तो 26 लिखेंगे, अभी 2025 चल रहा है तो 2025 लिखेंगे। तो यहाँ पे ये छिंदवाड़ा का एड्रेस है 24 विकास खंड और ये जो पत्र है लिखा गया है तारीख 20 अक्टूबर 2025 को। ये डेट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो पत्र है वो जिस दिन लिखा जा रहा है उस दिन की ही डेट वहाँ पर लिखी जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रिय मित्र अमित, यानी कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो एक बहुत ही हमारा प्यारा पसंदीदा मित्र है। वो मित्र हमें बहुत प्यारा है, बहुत पसंद है और उस मित्र का नाम है अमित। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिय मित्र अमित और उसको हम नमस्कार बोल रहे हैं। जब भी हम किसी से बातचीत शुरू करते हैं या पत्र भी लिखते हैं तो नमस्कार या नमस्ते लिख करके ही शुरू करते हैं। अगर हम अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो उनको सादर प्रणाम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने मित्र से नमस्कार कहा। उसके बाद मैं वहाँ पर कुशलतापूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ कि तुम भी सब परिवार स्वस्थ होंगे। कुशलतापूर्वक का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एकदम ठीक, मेरी तबीयत बहुत ही अच्छी है, मैं एकदम अच्छा हूँ, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, मैं जितना अच्छा हो सकता हूँ उतना अच्छा हूँ। आशा यानी कि उम्मीद करना, इच्छा करना। सपरिवार का मतलब होता है कि पूरे परिवार के साथ। सपरिवार यानी कि तुम्हारा पूरा परिवार, परिवार यानी फैमिली और सपरिवार यानी कि तुम्हारा पूरा परिवार। स्वस्थ यानी कि तबीयत अच्छी होगी, सब बेस्ट होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
जिसने भी ये पत्र लिखा है। जैसे मैंने लिखा है तो मैं इसमें जानकारी दे रही हूँ कि मैं वहाँ पर कुशलतापूर्वक हूँ, यानी कि मैं जितनी अच्छी हो सकती हूँ, जितनी बेस्ट हो सकती हूँ, तबीयत वगैरह भी मेरी अच्छी है, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तथा यानी कि और आशा करता हूँ कि तुम भी सब परिवार स्वस्थ होंगे, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ साथ पूरे परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, तुम्हारी तबीयत भी एकदम अच्छी होगी, सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से गर्मियों की छुट्टी की एक रोचक घटना बताने जा रहा हूँ। तो पत्र का मतलब होता है लेटर, जो कि हम लिख रहे हैं, एक दूसरे को पत्र भेजते हैं जिससे कि हम एक दूसरे की जानकारियों को शेयर कर पाएँ। ये पुराने समय में होता था, आजकल तो नहीं होता है, क्योंकि आजकल मैसेजेस वगैरह से ये सारी चीज़ें हो जाती है, मैसेज कॉल सब चीज़ें चालू है तो उससे हो जाता है। लेकिन ये पत्र जो है पहले के टाइम पे लिखे जाते थे। माध्यम यानी कि उसके ज़रिए से, उसकी मदद से। रोचक का मतलब होता है कि इंटरेस्टिंग, की जो हमारे मन को बहुत पसंद आ जाती है, जिसमें हमारा मन लग जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, उसको बोलते हैं रोचक। घटना यानी कि कोई भी एक इंसिडेंट या किस्सा जो हमारे साथ हुआ है उस बात के बारे में। तो इस पत्र में क्या है कि मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से, इस पत्र के जरिए जो गर्मियों की छुट्टी थी उसकी एक बहुत ही रोचक घटना, यानी कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग घटना जिसमें तुमको सुनकर के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं वो घटना तुमको बताने जा रहा हूँ। मैं अपने परिवार के साथ शिमला गया था, हम वहाँ पर 1 सप्ताह रुके। जो पत्र लिख रहा है वो ये बोल रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ शिमला गया था घूमने के लिए। तो हम वहाँ पर कितने समय तक रुके थे? 1 सप्ताह, यानी कि 1 हफ्ता, जिसमें कि 7 दिन होते हैं। तो हम वहाँ पर 7 दिन रुके थे। हम रात को बाहर तंबू लगाकर सोए। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो जब हम शिमला गए थे और वहाँ पर हम 7 दिन रुके थे, तब हमने बाहर तंबू लगाया था। तंबू लगाने का मतलब क्या होता है कि एक कपड़े का, ऐसे समझ लीजिए कि टेंट जैसा, आपको पता होगा टेंट एक टाइप का घर होता है जो कि टेम्पररी होता है, यानी हमेशा वो नहीं रह सकता है। जैसे कि हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो हम वहाँ पर टेंट लगाते हैं, ऐसे खंबे वगैरह खड़े करने होते हैं लकड़ियाँ लगा करके, और उसको एक कपड़े से बनाते हैं। बेसिकली एक घर होता है कपड़े का। तो हमने वहाँ पर बाहर तंबू लगाया और तंबू लगा करके ही सोए थे। और जब हम बाहर सोए थे तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी बाहर, क्योंकि बहुत ठंडक रहती है और हम उस ठंडक को महसूस कर सकें, इसलिए वो सभी बाहर सोए थे। यह मुझे बहुत रोचक लगा। हम वहाँ पर कई स्थानों पर घूमे, पहाड़ी क्षेत्र, और इतना शांत वातावरण देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो ये हम तंबू लगाकर सोए और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा रोचक लगा, यानी इंटरेस्टिंग लगा, मेरे मन को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और हम वहाँ पर बहुत सारे स्थानों, यानी कि बहुत सारी जगहों पर घूमने गए थे। पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडा इलाका है, हिल स्टेशन है शिमला, तो वहाँ पर पहाड़ों वाला इलाका भी था, पहाड़ का क्षेत्र, पहाड़ का एरिया था, और बहुत ही ज़्यादा शांत था वहाँ का वातावरण, यानी कि आसपास बहुत ही ज़्यादा शांति थी, और उस शांति को देख कर के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी रोचक घटना अच्छी लगी होगी। तुम भी मुझे अपने जीवन की किसी रोचक घटना के बारे में अवश्य बताना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि, मैं ऐसा इच्छा करता हूँ कि तुमको मेरी बात जो है, जो मैंने तुम्हें बताया, मेरी जो रोचक घटना है, इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो तुमको अच्छी लगी होगी, और तुम भी मुझे अपने जीवन की किसी रोचक घटना के बारे में अवश्य बताना, यानी कि ज़रूर बताना, अवश्य यानी ज़रूर बताना। तो मैंने तुम्हें अपनी एक रोचक घटना शेयर करी, अब तुम भी मुझसे अपनी एक रोचक घटना शेयर करना, इंटरेस्टिंग घटना, इंटरेस्टिंग किस्सा जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा, तुम्हारा मित्र सुमित। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मेरा नाम सुमित है, तो अपना नाम यहाँ पे लिखना है, तुम्हारा मित्र सुमित। आप अपने फ्रेंड के मित्र हैं तो हम लिखेंगे तुम्हारा मित्र सुमित। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये 2023 का बोर्ड का प्रश्न पत्र भी पूरा हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।